इंडिया वालों देखना, आज पूरी रात तुम लोगों को नींद नहीं आने वाली। पूरी रात मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ, संडे को तुम लोगों ने पेनाडोल लाजिम लेकर आना है, लाजिम। ये जो सर दर्द है ना, तुम लोग की तरफ ट्रांसफर करने वाले हैं। हमारे फिरोज के उस जज्बात के साथ, उस जोश, उस जुनून के साथ हुई थी। मुझे उम्मीद है कि वो जुनून, वो जोश जाना खिलाने में नजर आएगा ग्राउंड में, और हम इंडिया से भी जीतेंगे 28 अभी भाई ठीक है, आवाज देख लो भाई, साउंड चेक कर लो भाई। और उनके दिमाग में चोट लगेगी जब हम कप उठाएंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। ये आवाजें जो मैदान की सच्चाई से आंख मूंद कर सपनों की दुनिया में जीना चाहती थी, इन आवाजों का आना अब एक आम सी बात थी, क्योंकि इन आवाजों को बंद करने वाला फौलाद अब T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुका था। वह शेर जिसकी भाई सच कहूँ तो 2024 में जब इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीता, उतनी जो खुशी थी भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल का। बट जो बैड न्यूज आया, जडेजा, रोहित, द जीनियस ऑफ क्रिकेट, द गोट, चेज मास्टर विराट कोहली रिटायर, भाई बहुत दुख हो भाई। बट जो होना था भाई हो गया भाई। एक दहाड़ी सरहद के पार के शोर को शांत कर देती थी। वह बल्ला जिसकी गूंज सुनकर दुश्मनों की सांसें अटक जाया करती थी। वह शख्स जो अपने बल्ले की बत्ती बनाकर इनके पृष्ठ भाग में डाल दिया करता था। उस शख्स को मैदान पर ना देखकर मैदान में लोटा लेकर बैठने वाले कुछ लोग अपने देश की तरह सोशल मीडिया को भी गंदा कर रहे थे। हमारी बेहतरीन एयरफोर्स है, हमारी बेहतरीन आर्मी है, जो रोकती भी है, ठोकती भी है, और तुम्हें पता भी है कि किस ब्रांड के साथ आप पंगा ले रहे हो, फिर आप रोते हो तुम। इंडिया वाले तैयार हो जाओ, पाकिस्तानी तोड़ भी देंगे और फोड़ भी देंगे और फोड़ भी देंगे और फोड़ भी देंगे पाकिस्तान। और लिटरली इन सभी जोकर को देख के भाई इतनी हंसी आती है भाई, इतनी हंसी क्या ही बोलो। मतलब फ्री में अगर कोई सर्कस दिखा दे तो उसका जो मजा आता है वो भाई पाकिस्तान वालों को देखकर ही। हार और चैंपियंस ट्रॉफी में पड़ी मार, इन दोनों जख्मों का दर्द अभी पड़ोसी मुल्क के सीने से उतरा भी नहीं था कि तभी एशिया कप के रूप में एक नई जंग का आगाज हो चुका था। एक तरफ टीम इंडिया के नए स्वरूप का अभिषेक हो रहा था, माथे पर तिलक और होठों पर गूंजता हुआ स्वर शिवम शिवम। पूरा भारत ऐसी नई और प्रतिभाशाली ऊर्जा में डूबा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानियों की बकैती थमने का नाम नहीं ले रही थी। खैर, कई दशकों की हार का दर्द भुलाते हुए और सपनों में अपने जीत की खुशी मनाते हुए आटे और आलू की किल्लत से जूझ रहे पाकिस्तानी इस एशिया कप के लिए लाहौर के साइकिल स्टैंड से दुबई के लिए रवाना होते हैं। इनकी आंखों में सपना तो बड़ा था, लेकिन अपने भ्रष्टाचार, गरीबी और भूखमरी से परेशान इस मुल्क के खिलाड़ी, जिन्हें अपनी रसोई का चूल्हा जलाना भी भारी पड़ता था, जिनके घर की देहरी पर भूख पहरा देती थी, वे अब विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह के इस भारत के खिलाफ दुबई के इस मैदान में इतिहास लिखने चले थे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और 14 सितंबर 2025 को इस एशिया कप का भारत और पाकिस्तान के बीच यह पहला मुकाबला प्रारंभ हुआ। मैदान पर गूंज रहे हर शोर के पीछे पूरे देश का आक्रोश धधक रहा था। गांव की गलियों से लेकर शहर की संसद तक यह मैच सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि प्रतिशोध, शहादत और सियासत का हिस्सा था। एशिया कप में आज होने वाले भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर के पूरे देश में सियासी घमासान भी छिड़ा हुआ है। आतंकवादियों के साथ थोड़ी ना मैच खेलते हैं। भारत एशिया कप क्यों खेल रहा है, ये मेरी समझ से तो बाहर। You should play with Pakistan, I say no. और इस आक्रोश का मुख्य कारण था पड़ोसी मुल्क की वही कायराना हरकत और पीठ पीछे वार। भाई कायर तो वो है, बैन की स्टॉक तो है भाई, और जो घटिया हरकत वो करते पीठ पीछे। 14 फरवरी अभी भी याद है, 9/11 में भी याद है, पहलगाम भी याद है, दिल्ली वाला सब कुछ याद है भाई मेरे को। क्या बोलूं भाई इनको, इन सभी मदरबोर्डों को भाई सच में अच्छा ही क्या भाई हाथ नहीं मिला है। और पाकिस्तान वालों भाई मैच वो हार गए थे, लेकिन उनका मेन मुद्दा था हाथ नहीं मिला करने की आदत। सिर्फ कुछ महीने पहले 22 अप्रैल को सरहद के उस पार से आए आतंकियों ने पहलगाम की घाटी को निर्दोष हिंदुओं के खून से लाल कर दिया था। किसी को धर्म पूछकर मारा गया और किसी को कलमा पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। पल भर में किसी की मांग सुनी हो गई, किसी का सुहाग जल उठा तो किसी की गोद उजड़ गई। कहीं माँ ने अपने बेटे को खोया, कहीं बहन ने अपने भाई को, तो कहीं बच्चे के सर से उसके पिता का साया उठ गया। लिहाजा यह मैच सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि प्रतिशोध की आग में धधक रहा हुआ मैदान था, जहां नम आंखों और अंगार जैसी निगाहों के साथ टीम इंडिया ने इस युद्ध का शंखनाद किया था। अग्निकुंड की तरह दहक रहे इस मैदान में मैच की शुरुआत सिक्के से हुई, और जैसे ही सिक्का जमीन पर गिरा, पड़ोसी मुल्क का यह कप्तान मुस्कुरा उठा। टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला बिखेर दिया। इस मैच में अभी शाहीन ने सिर्फ 9 गेंदें फेंकी थी और उसका सुल्तान वाला रुतबा अभिषेक की इस दहाड़ के सामने राख हो चुका था। और जब तक अभिषेक नाम का यह तूफान थमा, तब तक स्कोरबोर्ड कांप चुका था। इस मैच में अभिषेक ने लिटरली यही बोला था कि
जा बैन के, जा बैन स्टोक, जा बॉल डाल, बॉल डाल भाई, ऐसे करके बोला था भाई। उनका मकसद भाई अमीर लोगों के साथ हाथ मिलाना था और मेन भाई उनका टारगेट था हार्दिक पांड्या का भाई 20 करोड़ वाला वो रिस्ट वॉच। 20 करोड़ वाला घड़ी अगर पाकिस्तान की किसी चोर को मिल जाता तो भाई उसकी जिंदगी संवर जाता। तो इसी चक्कर में हाथ मिलाना चाहता है भाई डेविड भाई एकदम सही है भाई। 13 गेंदों में 31 रन बनाकर भारत के युवा अभिषेक ने पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप को पटरी से उतार फेंका था। इसके बाद कप्तान सूर्या ने 47 रनों की एक ठोस पारी खेली और साथ ही तिलक वर्मा ने 31 रन जोड़ दिए और 25 गेंदें शेष रहते ही भारत ने यह मैच 7 विकेट से जीत लिया। दुबई का यह मैदान भारतीय तिरंगे के रंगों से रंग उठा और मैदान से लेकर स्टैंड तक हर पाकिस्तानी का चेहरा झुक गया और इस जीत के क्षण में कप्तान सूर्या और शिवम दुबे ने इन विरोधियों से बिना हाथ मिलाए सीधे डगआउट की तरफ लौट गए और टीम इंडिया का यह कदम किसी तिरस्कार से नहीं। और भाई लिटरली उस दिन सूर्या भाव का बर्थडे था, मेरे को लगता है केक ना देने के चक्कर में ही दरवाजा बंद किया था इनकी मुंह पर, इन सभी बेन स्टोक्स की मुंह पर। भाई केक महंगा आता है भाई और हमारे इंडियन प्लेयर भाई महंगा केक ही खाएंगे, तो पाकिस्तान की बस की तो बात है नहीं, तो उसी चक्कर में दरवाजा बंद कर दिया था। नहीं बल्कि एक गहरे और संवेदनशील संदेश से भरा था कि जिनके हाथ माँ बहनों के सिंदूर से रंगे हैं उन हाथों से हम हाथ नहीं मिलाया करते। ये भाई कभी नहीं भूलूंगा भाई ये पहलगाम वाला। बाकी सब कुछ ठीक है, जो 9/11 में भी हुआ था वो तो भाई दिल दहलाने वाला भाई था, बट ये पहलगाम वाला क्या बोले भाई, क्या बोले। 21 वाला मैच चाहिए आगा जी। और इन साले बैन स्टोक को इसके पहले माइक ठीक करवाओ भाई, और मदरबोर्ड साले कुत्ते। 21 वाला मैच चाहिए, शुरू करो ना इनको मारना कि आई एम प्राउड ऑफ पाकिस्तान आर्मी। जिस तरह पाकिस्तान आर्मी ने इनके राफेल गिराए हैं उसके बाद एशिया कप बैन होता है, बैन हो जाए, बाहर में जाए एशिया कप। अब क्या देखने को रह गया यार, हाथ नहीं मिलाए जा रहे, ड्रेसिंग रूम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। इस पराजय के बाद सब पर यह हल्ला था कि पड़ोसी मुल्क की नजरें हार्दिक की उस करोड़ों की घड़ी पर ऐसे टिकी थी जैसे किसी भूखे की नजर थाली पर होती है। जैसे मैंने जिक्र किया भाई, हार्दिक की घड़ी पर ही उनका टारगेट था कि जैसे जैसे करके हार्दिक पांड्या का वॉच लेना है, अगर वॉच ले लेंगे तो भाई 7 पुश्ते बैठ के खाएगा भाई। और हार्दिक ने जैसे ही अपने ओवर की यह गेंद फेंकी, फखर जमान की नजर गेंद से हटकर हार्दिक की उस लिमिटेड एडिशन घड़ी पर जाकर भाई फाइनल मतलब मैच में ही देखेंगे। बाकी तो ये तो वही ग्रुप स्टेज में मैच हुए थे, बट फाइनल मैच क्या हुआ तो उधर देखते भाई। कोलैप्स कर गया था इंडिया, सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह एक ही शोर था कि इस बार एशिया कप का यह ताज हमारा होगा कि एक पूरा का पूरा संविधान तैयार किया। खैर 28 सितंबर 2025 को इस महासंग्राम के लिए सिक्का उछाला जाता है और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर हागा को बल्लेबाजी करने का आमंत्रण दिया। हमामजादा फरहान और फखर जमान की जोड़ी ने एक बार फिर पाकिस्तान की पारी का प्रारंभ किया और पावर प्ले खत्म होने तक इन दोनों बल्लेबाजों ने बिना कोई विकेट खोए पाकिस्तान के स्कोर बोर्ड पर 45 रन खड़े कर दिए। सभी भारतीय गेंदबाजों की गेंदें पाकिस्तान के इन दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों पर आज बेअसर साबित हो रही थी। 9वें ओवर में कुलदीप की चौथी गेंद पर बंदूकबाज हमामजादा फरहान ने यह 2 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया और इस अर्धशतक लगाने डॉक्यूमेंट्री वाला भाई साहिबजादा फरहान डॉक्यूमेंट्री, बुमराह को छक्के मारने के बाद डॉक्यूमेंट्री बना दिया। तो इसके बाद भाई बुमराह को छक्के मारे न्यूजीलैंड की बॉलर भाई आईपीएल में भी, तो सबको भाई मूवी बनाना चाहिए ना। क्या बाकी सभी को मूवी नहीं बनाना चाहिए बुमराह को छक्के मारने की वजह से? एक बार कमेंट करके बताओ भाई। की खुशी में पड़ोसी मुल्क ने इसको हिलाले पाकिस्तान के सम्मान से नवाजते हुए हिलाले पाकिस्तान भारत को आंखें दिखाना शुरू कर दिया। आंखें दिखाता है मदरबोर्ड साले। जीतने के लिए आए, हमें एशिया कप का फाइनल सिर्फ इंडिया को आना है, ट्रॉफी इंडिया को दे देंगे, भीख ले जाओ तुम, लेकिन हमें फाइनल इंडिया से जीतना है। 7 ओवर में 57 स्कोर हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह एक भी विकेट नहीं गिरी है। और भाई क्या हो गया, 9.3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और पाकिस्तान ने बिना कोई विकेट खोए 84 रन इकट्ठा कर लिए थे। स्टेडियम से लेकर टीवी के सामने बैठी हर भारतीय आंखों में अब बेचैनी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी थी और दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क अपने इन दोनों बल्लेबाजों के इस पराक्रम को देखकर जस्सी वरुण भाई के 40 मिनट की वीडियो भाई मेरे से इतना लंबा देखा नहीं जाएगा, 2 दिन लगेगा।
एक कुत्ते को, ये साले जोकर को 2 दिन भाई देख नहीं पाऊंगा। पाकिस्तानियों को लग रहा था कि आज का दिन उनका है। आज वे भारत के सामने 200 से ऊपर का पहाड़ खड़ा करेंगे और उस पहाड़ के नीचे भारत की उम्मीदों को दफना देंगे। डगआउट में बैठे पड़ो। लेकिन भाई इस पार्टनरशिप के बाद इंडिया ने जो कमबैक किया और जिस रनों के अंदर उन्होंने भाई रोका पाकिस्तान को, भाई काबिल तारीफ है। अगर इंडिया की बॉलर भाई एक साथ अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो मैं भी 200 तक चला जाता भाई। उसी मुल्क के खिलाड़ी और स्टैंड में बैठे उनके समर्थक हर चौके और छक्के पर ऐसे उछल रहे थे जैसे उन्होंने अपने भ्रष्टाचार, भुखमरी और गरीबी को मिटा दिया हो, जैसे उन्होंने हमारे ब्रह्मोस के समकक्ष किसी मिसाइल का निर्माण कर लिया हो, जैसे उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को पछाड़ दिया हो, जैसे उन्होंने भारत से कश्मीर छीन लिया हो। लेकिन अपने झंडे पर चांद रखकर जो पाकिस्तानी आज इतना गुमान कर रहे थे, वे भूल चुके थे कि भारत उसी चांद पर विचरण करके पूरी दुनिया में अपनी विजय का इतिहास लिखता है। खैर, बिना विकेट खोए 84 रन बना चुके भारत के खिलाफ पाकिस्तान का पताका लेकर दौड़ रहे हमामजादा फरहान के रास्ते में वरुण चक्रवर्ती अब अपना चक्र लेकर खड़ा हो चुके थे और वरुण ने अपनी चौथी गेंद के साथ अपने चक्र का प्रयोग किया और फरहान का वध करके भारत को पहली सफलता दिलवा दी। और फरहान का वध होते ही पड़ोसी मुल्क में सन्नाटा छा गया। जिस बल्ले से अभी तक पाकिस्तान का पताका लहरा रहा था, वही बल्ला अब निस्तब्ध और निशब्द होकर जमीन पर धूल फांक रहा था। और इसके बाद टीम इंडिया के कुल के दीपक कुलदीप ने पाकिस्तानियों की उम्मीदों का एक एक दीपक एक एक करके बाबरा साहब घंटे का किंग को निपटा दिया। 17 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और अपने शीघ्र पतन की बीमारी से जूझ रहा पाकिस्तान सिर्फ 134 रन के टोटल स्कोर पर अपने 8 विकेट खो चुका था। कुलदीप ने अपने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 30 रन खर्च करके पाकिस्तान के मध्य क्रम के 4 विकेट ऐसे उखाड़े थे मानो किसी ने सिर्फ एक झटके में पड़ोसी मुल्क के उम्मीदों की पूरी नींव को हिला दिया था। कुलदीप के इस स्पेल ने न सिर्फ पाकिस्तान की बल्लेबाजी की रीढ़ तोड़ी थी, बल्कि उनके शीघ्र पतन की बीमारी को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान की इस पारी का सबसे ज्वलंत पल तब आया जब 18वें ओवर में स्ट्राइक पर खड़ा था पाकिस्तानी एयरफोर्स का स्वघोषित स्क्वाड्रन लीडर हरीश रऊफ। वही रऊफ जो पिछले मैच में मैदान पर प्लेन उड़ा रहा था और सोशल मीडिया पर अपनी आर्म्ड फोर्स की फर्जी सौर्यगाथाएं नहीं भाई GAND फोर्स गा रहा था। और सामने गेंद लेकर खड़े थे क्रिकेट की दुनिया में भारत के ब्रह्मोस लांचर जसप्रीत बुमराह। और अपने इस ओवर की 5वीं गेंद पर जस्सी ने अपना ब्रह्मोस दागा और हरीश रऊफ नूर खान एयरबेस की तरह धूल और जैसे बुमराह का सेलिब्रेशन देखना, क्या देखना भाई सेलिब्रेशन तब्दील हो गया। और फिर जसप्रीत ने भी अपनी 5 उंगलियां खोली, उन्हें प्लेन बनाकर उड़ाया और मुस्कुराते हुए रऊफ की आंखों में देखा। और जस्सी की आंखें जैसे कह रही थी कि बेटा, हमारे ब्रह्मोस ने दुश्मनों के एयरबेस को बिल्कुल इसी तरह से तबाह किया था। खैर, जो पाकिस्तान 13 ओवर की समाप्ति तक सिर्फ 2 विकेट खोकर 113 रन बनाकर 200 के पार जाने का ख्वाब देख रहा था, वही पाकिस्तान अपने शीघ्र पतन की बीमारी से परेशान होकर 146 रनों के टोटल स्कोर पर सिमटकर हकीम एम जुबैर के पास अपने शीघ्र पतन का इलाज करवाने के लिए अब भारत को यह फाइनल का महासंग्राम जीतने के लिए 120 गेंदों में 147 रनों की जरूरत थी। लेकिन जैसे ही भारत ने लिटरली इस कप फाइनल में भाई जब इंडिया का कोलैप्स हुआ, लगा था मैच गया, पाकिस्तान भाई जलील करके छोड़ेगा, बट हमारे तिलक भाई नहीं छोड़ा भाई, हिम्मत नहीं छोड़ा और इंडिया को भाई क्या बोलूं भाई, जिता के ही आया। 147 रनों के लक्ष्य का पीछा किया। वैसे ही किस्मत ने अपनी चाल पलट दी और देखते ही देखते भारत का टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। पहले अभिषेक, फिर सूर्या और उसके बाद शुभमन, एक एक करके भारत की यह त्रिमूर्ति पवेलियन वापस लौट गई और स्कोर बोर्ड पर जो दिखाई दे रहा था उसे देखकर संपूर्ण भारत की सांसें जैसे अटक सी गई थी। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत सिर्फ 20 रन के टोटल स्कोर पर अपने टॉप ऑर्डर के तीनों बल्लेबाजों को खो चुका था। और अभिषेक का विकेट जब गिरा था तब पाकिस्तानियों के शोर से तो जैसे दुबई का यह आसमान ही फट पड़ा था। भिखारी के चेहरे पे इतनी खुशी भाई, भिखारी झेल नहीं पाएंगे, इसलिए भाई तिलक ने ठोक दिया। भाई इतनी खुशी कब होती है पता है? अगर आप
10-12 दिन कुछ ना खाओ, खाने को ना मिले, पैसा ना हो, आटा नहीं है, चावल नहीं है, कुछ नहीं है भाई खाने का, अगर अचानक कोई आपको खाने का कुछ दे दे भाई, बढ़िया बिरयानी टाइप का, तब उतनी खुशी होती है भाई। वैसे इनके चेहरे पे खुशी है, लेकिन इनकी भाई खुशी हजम नहीं होगा ना, कुत्ते की पेट पे घी जैसे हजम नहीं होता, इनको बिरयानी हजम नहीं होगा भाई। तिलक वर्मा मुंह से छीन के लाया भाई। सिर्फ 20 रन के टोटल स्कोर पर 3 विकेट गिरने के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए दुबई का यह मैदान अचानक किसी शमशान में तब्दील हो चुका था। एक तरफ संपूर्ण भारत में नवरात्रि का उत्सव चल रहा था, लोग अपनी पूजा, अपनी आस्था, अपना सुख दुख सब कुछ माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित ऊपर था, और तिलक वर्मा ने अगला ओवर लेकर आए अशरफ की तीसरी गेंद पर बैक फुट पर जाकर पंच किया और गेंद एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच से 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर चली गई, और चौथी गेंद को भी तिलक ने पुल किया और गेंद 6 रनों के लिए स्टैंड में जा गिरी। बैक टू बैक इस 2 बड़े प्रहार के बाद अब भारत का ऑपरेशन तिलक सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका था, और तिलक और संजू के आने के बाद भारत ने पिछले 6 ओवरों में कोई विकेट तो नहीं खोया था, लेकिन 10 ओवर की समाप्ति के बाद भी भारत के स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 58 रन टिमटिमा रहे थे। अब भारत को सिर्फ 60 गेंदों में 90 रनों की जरूरत थी, और स्टैंड में बैठे पाकिस्तानी चिल्ला रहे थे कि तिलक तुमसे ना हो पाएगा, क्योंकि यह तुम्हारा मुंबई नहीं दुबई है। और पड़ोसी मुल्क की यह आवाजें मैदान की नीरवता को चीरते हुए तिलक के कानों तक पहुंच रही थी, लेकिन इन आवाजों के बावजूद तिलक की निगाहें सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर टिकी थी, क्योंकि तिलक को पता था कि जब सवाल भारत की अस्मिता पर उठे तो जवाब शब्दों से नहीं बल्कि पराक्रम से दिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ रहा था, वह दबाव संजू सैमसन पर भी महसूस होने लगा था, और इसी दबाव को हल्का करने की कोशिश में संजू ने 13वें ओवर में अबरार की दूसरी गेंद पर एक बड़ा प्रहार किया, पर दुर्भाग्य गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे इमामजादा फरहान के हाथों में जा गिरी, और संजू का विकेट लेने के बाद मियां खलीफा के इस छोटे भाई ने अपने चिर परिचित अंदाज में संजू को मैदान से बाहर जाने का इशारा करके बता दिया कि रेड लाइट एरिया में उसका धंधा अच्छा चलता है। अब भारत को सिर्फ 42 गेंदों में 69 रनों की जरूरत थी। रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 10 के पास पहुंच चुका था। पूरा भारत अपनी सांसें थाम कर बैठा था। कुछ ऐसी ही विषम परिस्थितियों में तिलक का साथ देने के लिए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के गुरुकुल से शिक्षा दीक्षा लेकर शिवम दुबे मैदान में खड़े हो चुके थे। पाकिस्तानियों को की गुरुकुल से शिक्षा लिया भाई शिवम दुबे, भाई मेरे को पहली बार पता चला भाई। नमस्कार भाई की वर्डिंग भाई टॉप नॉच है, मतलब सीरियस मौके में भी ऐसा वर्ड फेंक के मार रहा है भाई, क्या ही बोलूं। इस मैच में अपनी जीत बिल्कुल नजदीक दिखाई दे रही थी। उनका शोर अब भारत की शांति में विघ्न डाल रहा था, लेकिन नवरात्रि के इस महा उत्सव में लॉन्च हुए ऑपरेशन तिलक की आंखें साफ साफ कह रही थी कि हम वो पत्ते हैं जो तूफानों में भी गिरा नहीं करते हैं। हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहें। और फिर इसके बाद 15वां ओवर लेकर मैदान में आए पाकिस्तानी एयरफोर्स के स्वघोषित स्क्वाड्रन लीडर हरीश रऊफ, वही हरीश जो पिछले मैच में प्लेन उड़ाकर उस प्लेन को क्रैश करने की नौटंकी कर रहा था। और रऊफ की पहली ही गेंद पर शिवम का यह प्रहार और गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। तीसरी गेंद पर तिलक का यह प्रहार और गेंद एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। और इस ओवर की आखिरी गेंद को भी तिलक ने 6 रनों के लिए स्टैंड में भेजकर रऊफ के इस ओवर से तिलक और शिवम ने मिलकर कुल 17 रन लूट लिए। तिलक और शिवम के इस प्रहार से अब भारत इस मैच में वापसी कर चुका था। अब भारत को 30 गेंदों में 47 रनों की जरूरत थी। हालांकि अगले ओवर में शाहीन ने सिर्फ 6 रन खर्च करके एक बार फिर पाकिस्तान का पलड़ा भारी कर दिया था, लेकिन 18वां ओवर लेकर आए हरीश रऊफ को शिवम दुबे ने इस छक्के के साथ कुल 13 रन लूटकर इस मैच को एक बार फिर कांटे पर लाकर खड़ा कर दिया था। तिलक और शिवम हरीश रऊफ की धज्जियां तो ऐसे उड़ा रहे थे जैसे वह किसी गली का गेंदबाज हो। हालांकि 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर अशरफ ने शिवम का विकेट लेकर भारत की धड़कनें एक बार फिर से बढ़ा दी, लेकिन जाने से पहले शिवम ने सिर्फ 22 गेंदों में 33 रनों की एक बेहद उपयोगी पारी खेलकर इस ऑपरेशन तिलक को विजय की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया था। अब भारत को आखिरी 6 गेंदों में 10 रनों की जरूरत थी, और कुदरत का करिश्मा देखिए कि गेंद एक बार फिर हरीश रऊफ के हाथों में थी। पूरा भारत इस सिचुएशन में अपने किंग विराट को याद कर रहा था, लेकिन मिर्जापुर की गलियों में गूंजता यह वाक्य, गद्दी पे चाहे हम रहें या मुन्ना, नियम सेम होगा। आज के इस क्लाइमेक्स के लिए बिल्कुल सटीक था, क्योंकि आज संपूर्ण भारत
तिलक में अपने विराट को ही देख रहा था। खैर तिलक ने हरीश रऊफ की पहली गेंद पर यह 2 रन लेकर स्ट्राइक अपने पास रखी और हरीश रऊफ की दूसरी गेंद को तिलक ने मिड विकेट के ऊपर से उड़ाया और गेंद पाकिस्तान के सपनों को चीरती हुई 6 रनों के लिए दर्शकों के बीच जा गिरी। तिलक के इस छक्के के साथ भारत एशिया का सम्राट बन चुका था। मैदान में तिलक के बल्ले से उठी यह आवाज दुबई के आसमान तक गूंज रही थी और इस गूंज के साथ पाकिस्तानियों का मातम प्रारंभ हो चुका था। हरीश रऊफ जो खुद को स्क्वाड्रन लीडर समझ रहा था, वह अब इस दुबई की रेत पर धूल फांकता हुआ नजर आ रहा था। मैच के बीच में जो पाकिस्तानी चिल्ला रहे थे, तिलक तुमसे ना हो पाएगा क्योंकि यह मुंबई नहीं दुबई है। उसी तिलक ने यह बता दिया था कि बेटा मुंबई हो या दुबई, भारत झुकना नहीं जानता है। वो तो शुक्र मनाओ कि हम पाकिस्तान नहीं जाते हैं, वरना लाहौर और कराची में भी तुमको ठोक कर तुम्हारे गाँव को फाड़ देते। संपूर्ण भारत में नवरात्रि का पवित्र उत्सव चल रहा था और नवरात्रि के इस पवित्र उत्सव में असुर वध होना तो तय ही था। पड़ोसी मुल्क वाले शर्मा जी की तैयारी करके आए थे और वर्मा जी ने ठोक कर उनके गांव को ढीला कर दिया था। पाकिस्तानी भूल चुके थे कि यह भारत की भूमि है जहां हर युद्ध का तिलक अगर नहीं होता उस दिन तो भाई काम खराब ही होता। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।